नमस्कार। सुबह सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इसकी शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज पहुंच रहे हैं, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी जारी किया है। वर्ष 2026-27 का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संबंध में राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी कर दी गई। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। प्रदेश के मंत्री जिलों में जी राम जी के फायदे गिनाते नजर आ रहे। प्रेस वार्ताओं में बताया गया है कि ये योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जेएमयू में महिला डॉक्टर का यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण करने वाले आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। और यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद कम है। अगले कुछ दिनों तक यूपी में शीतलहर का असर बना रहेगा। चलिए अब इसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे, जहां गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इसी क्रम में देश भर से जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही मंदिर परिसर के भीतर लगातार 72 घंटे तक ओमकार मंत्र का जाप भी किया जा रहा है। पीएम आज वहां ओमकार मंत्र का जाप भी करेंगे और साथ ही ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग भी लेंगे और इस यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्साह के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर एक मनमोहक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। ज्योति से जगमगते तुम, हम भक्तों का तुम ही लक्ष्य। सरदार कपड़ का फल हो तुम दिव्य भव्य तुम सुप्रभा। समय से परे है सोमनाथ, हर समय खड़ा है बोले साथ। सानी द बजानी रे सानी द बजानी रे
समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और इसके बाद संसद की कार्यवाही के लिए दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के बजट सत्र 2026 को बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का यह आयोजन सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस दौरान केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी, जिस पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं अयोध्या प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जी राम जी बिल को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीणों को कानूनी रूप से रोजगार की गारंटी मिल गई है। पहले मनरेगा के तहत केवल 100 दिन का काम हुआ करता था, जबकि अब 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। योजना में अब मिट्टी के कार्यों के साथ नाले, नालियों, RCC, सड़कों, जल निकासी और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। ग्राम प्रधान अपने गाँव में बांध निर्माण का कार्य भी करवा सकते। मजदूरों को पूरे 125 दिन काम मिलेगा और भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित दिया जाएगा। इससे ग्रामीण जीवन खुशहाल होगा। जो मनरेगा चल रही थी उसके भीतर सिर्फ मिट्टी के काम या अस्थायी काम हुआ करते थे। परमानेंट एसेट क्रिएट किए जाने की व्यवस्था उसके भीतर नहीं थी, जिससे लाखों करोड़ रुपया खर्चा होने के बावजूद भी जमीन पर उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए इसका एक व्यापक बदलाव किया गया है। इसके माध्यम से गांव के भीतर RCC सड़कों का बनाया जाना, उनसे नालियों और नालों का निर्माण किया जाना, जल निकासी के कार्यक्रमों को किया जाना, बाढ़ या आपदा से बचाव की दृष्टि से भी यदि वो अपने गांव के भीतर बंधा बनाना चाहते हों या उस जो पिचिंग का काम होता था उसमें नहीं हो पाते थे, वह उससे उसके माध्यम से गांव सभा यदि चाहेगी तो उसको भी वो करा सकती है। जो पहले जो मनरेगा का स्वरूप था उसमें 100 दिन तक रोजगार अधिकतम दिया जा सकता था, लेकिन सामान्यतः वो 40 से 50 दिन मिलता था। अब इस नई व्यवस्था के भीतर 125 दिन की गारंटी होगी और इनकी मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते उनके मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर प्रयागराज में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। निगरानी के लिए AI तकनीक, GPS ट्रैकिंग और सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है। यदि 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये कानून केवल काम नहीं देता है, काम में भविष्य जोड़ता है। ये कानून भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार है। आज सब कुछ GPS से जुड़ा हुआ है। मोबाइल से मॉनिटरिंग होगा, AI से फर्जीवाड़े की पहचान होगी और रियल टाइम डैशबोर्ड पर सब जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मजदूरी नहीं और कोई फर्जी भुगतान भी न हो। इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग होगी।
अलीगढ़ के सर्किट हाउस में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और अलीगढ़ जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विकसित भाई रामजी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि ये योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन अब इस योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण युवाओं को 125 दिन का काम मिलेगा। यदि किसी कारण से कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उन्हें गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इससे गांव मजबूत होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे समग्र विकास संभव होगा। दुनिया के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी राम जी योजना के संबंध में अभी लोकसभा में बिल पास किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम का विकास होगा। और जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है एक प्रत्येक जो रजिस्टर्ड हमारा श्रमिक होगा उसको 125 दिन 1 साल में काम निश्चित रूप से दिया जाएगा। और यदि उनको उन दिनों में 125 दिन काम नहीं दिया जाएगा तो उतने दिन का उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 14 दिन में पेमेंट होगा। 14 दिन में यदि पेमेंट नहीं होता है तो उनको फिर ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव में समस्त वो काम किए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण सुविधाएं मिलें। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जूनियर महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तथा कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और वह पिछले 16 दिनों से फरार भी चल रहा था। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले लखनऊ की चौक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लंबे समय से तलाश में जुटी थी। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसपे यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है। और जब उसने उसकी शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है। साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में यह भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता के भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। बरेली की थाना की उलड़िया पुलिस ने अपहरण और अवैध धर्म परिवर्तन के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। मामला 5 जनवरी 2026 का है, जब 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। लगातार दबिश के बाद 8 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर डैम चौराहे से अभियुक्त रेहान को गिरफ्तार किया गया। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 5/1/2026 को थाना केवड़िया जिला बरेली पर वादी श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र होरीलाल निवासी कस्बा व थाना केवड़िया जिला बरेली के द्वारा एक किता तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की गई कि उनकी नाबालिग पुत्री को कस्बा केवड़िया के ही रेहान सना फिदा हुसैन व 2 अन्य के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। थाना पुलिस के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
जांच प्रारंभ की गई और तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस टीम व जीआरपी मथुरा के सहयोग से अपहर्ता को बरामद कर लिया गया, लेकिन मौके से अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। बरामद अपहर्ता के द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा उसे प्रेम जाल में फांसकर मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित करते हुए संबंध बनाए गए और उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के उद्देश्य से अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। बरामद अपहर्ता व अन्य बयानों के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं का समावेश किया गया। अभियुक्त को पकड़ने के लिए थाना पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 8/1/2026 को थाना पुलिस के द्वारा अभियुक्त रेहान को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। देखिए रिपोर्ट। योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। सियासत के सिरमौर पर बैठे शख्स की नीति और नियत ही नतीजे तय करती है और बीते 8 साल में सीएम योगी की अगुवाई में यूपी की जनता ने ये चीज जमीनी हकीकत पर उतरते भी देखी है। कभी बीमारू राज्य का तमगा लिए जो प्रदेश दंगों और खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, सीएम योगी की मजबूत नीतियों का ही असर है कि अब वो प्रदेश निवेश के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। योगी सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। देश की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लखनऊ में उद्घाटन हुआ है। आइए जान लेते हैं इस प्लांट की खासियत क्या है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सरोजिनी नगर में करीब 70 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। इसे रिकॉर्ड समय में महज 16 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। फिलहाल इसमें ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। यह प्रदेश की पहली ई बस निर्माण फैक्ट्री है। भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की सरजमी पर इस ईवी फैक्ट्री की शुरुआत को प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया। तो वहीं सीएम योगी ने 2017 से पहले के यूपी की बदहाली का जिक्र करते हुए नए यूपी की तस्वीर को सबके सामने रखा। ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने फैक्ट्री पहुंचकर ई बसों का अंदर से निरीक्षण किया और ई बस में सफर कर परियोजना का जायजा भी लिया। बांदा में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किटों का वितरण किया। कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के कुल 600 प्रशिक्षित लाभार्थियों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के टूल किट प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और आधुनिक उपकरण मिलने से उनकी आय बढ़ेगी तथा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि योजना श्रमिकों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत जो प्रशिक्षण प्राप्त हमारे लाभार्थी हैं और उनको टूल किट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सिलाई मशीन है, प्रेस है या अन्य जो कारीगर हैं जो जिस विधा में पारंगत है, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ऐसे करीबन 600 लोगों को, महिलाएं हैं उसमें पुरुष हैं,
उनको टूल किट दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उन ऐसे कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षित करती है और उनके प्रोत्साहन में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए टूल किट जैसे सामग्री उपलब्ध करा करके उनको प्रोत्साहित करती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट वितरण किया गया है, जिससे कि हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत कर सकते हैं और सिलाई करके अपने आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अपने परिवार को और अपना। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा गोरखपुर महोत्सव का आयोजन चंपा देवी पार्क में होने जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। महोत्सव में देश के शीर्ष कलाकारों की शानदार उपस्थिति भी रहेगी, जिसमें सांसद रवि किशन, बॉलीवुड सिंगर बादशाह, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपने गीतों से महोत्सव को रोमांचित करेंगे। वहीं लोक संगीत की चर्चित आवाज मैथिली ठाकुर अपनी मधुर प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। स्थानीय कलाकारों के लिए भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कला को नई पहचान मिलेगी। हालांकि महोत्सव 17 जनवरी तक चलेगा, जहां शासकीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। प्रतिवर्ष की तरह गोरखपुर महोत्सव इस बार जो मेन दिन है वो 11 से 13 तारीख है, पर आगे भी 17 तारीख तक अलग अलग गोष्ठियां और अलग मेला चलता रहेगा। यहाँ पे इस बार जैसे प्रतिवर्ष हम लोग रखते हैं कि आपका एक मुख्य कल्चरल स्टेज है, इसके अलावा बुक फेयर काफी लगेगा, उसमें रीडिंग सेशंस भी होंगे। मोर देन 80 स्टॉल्स हम लोग बुक फेयर में लगा रहे हैं। इसके अलावा साइंस फेयर भी है, बच्चों को नई चीजें देखने को मिलेगी और काफी साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा पूरा कृषि और हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की पूरी गोष्ठियां भी होंगी और उन्हीं सब जगह पे उनकी स्टॉल्स और सभी का उनकी जानकारी के लिए भी जितनी भी सरकारी योजना है उसके लिए भी पूरा एक एरिया डेडिकेटेड रहेगा। मुख्य आकर्षण जो हमारे हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं जो काव्य पाठ भी करेंगे और भोजपुरी नाइट वाले दिन भी वो अपना प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा 11 तारीख को जो हमारा उद्घाटन का दिन है, उस दिन हमारे बॉलीवुड सिंगर हैं वरुण जैन, वो भी रहेंगे। उसके अलावा आपके 13 तारीख को जिस दिन समापन है उस दिन भजन संध्या भी है। मैथिली ठाकुर जो काफी रिनाउंड नेम है अपने इस फील्ड में, उनके द्वारा भजन संध्या का प्रोग्राम भी है। बॉलीवुड नाइट में बादशाह के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी और इसके अलावा विभिन्न स्थानीय कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का भी चयन किया गया है, जिसकी डिटेल्स भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर बरेली जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। किसानों का बकाया भुगतान न करने पर 2 चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरसी जारी की गई है। बरेली जिले की बहेड़ी स्थित केसर चीनी मिल पर किसानों का करीब 140.1 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि नवाबगंज की ओसवाल चीनी मिल पर लगभग 58 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि इन चीनी मिलों को कई बार किसानों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने मिलों के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर चीनी मिलों की जमीन नीलाम की जाएगी। पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार चल रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सुल्तानपुर जिले में बेटियों के भविष्य को मजबूत बना रही है। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई के अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी वीपी वर्मा ने बताया कि योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई थी और अब तक जनपद में 48,500 से अधिक बेटियों को लाखों रुपए की सहायता सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में दी जा चुकी है। योजना में बालिका के जन्म, टीकाकरण, स्कूल में प्रवेश और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। जिला मिशन समन्वयक रेखा गुप्ता के अनुसार इससे जिले का लैंगिक अनुपात 856 से बढ़कर 982 हो गया है। लाभार्थी परिवारों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई है। इससे पहले क्या होता था कि बच्चियों को भार महसूस किया जाता था, उनको गर्भ में ही उनके डेथ कर दी जाती थी। ये योजना आने से लाभ ये हुआ कि 48,500
बच्चियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में, जैसे कि पैदा होने पे 5,000 रुपया, 1 साल हो जाने पे सारे वैक्सीनेशन लग जाने पर 2,000 रुपया है, कक्षा 1 में पहुंचने पर जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं उनको 3,000 रुपया, कक्षा 6 में 3,000 रुपया, कक्षा 9 में 5,000 रुपया, और इंटर करने के पश्चात BA BSc या BCom यानी स्नातक या किसी भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने पर 7,000 रुपया दिया जा रहा है। इस प्रकार से कुल यहाँ हमारे यहाँ 48,500 बच्चियाँ योजना का लाभ उठा रही हैं। मैं कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन हूँ और मेरे द्वारा जितनी भी महिला कल्याण विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे जनपद में 14 ब्लॉक हैं और ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हमारे द्वारा जो भी योजनाएं कल्याणकारी चल रही हैं, जिसमें मुख्यतः जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना कन्या सुमंगला योजना के बारे में जागरूकता किया जा रहा है। हमारे समाज में पहले जो रूढ़ियाँ थी कि बच्ची जब जन्म लेती है तो उस पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी, इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न ऐसे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके तहत बेटी के जन्म पे उनको खुशी करने के लिए या उनके भरण पोषण के लिए उनके जन्म पे से लेके उनके ग्रेजुएशन तक के लिए विभिन्न चरणों में 25,000 रुपये कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। मुझे मतलब सुमंगला का लाभ मिला है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बचपन से ही मुझे लाभ मिला है और अब मैं उसका सदुपयोग अच्छे से कर रही हूँ और मुझे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं मुझे उसका उपयोग में सदुपयोग करने को मिल रहा है। पहले बेटियों को लोग घृणा से देखते थे कि बेटियां हुई हैं, लोग खुशियां नहीं मनाते थे, लेकिन आज के समय में बेटियों का जन्म होता है सब लोग उत्साहित होते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से बेटियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगा है। पढ़ाई में, उनके जन्म पे, उनके हायर एजुकेशन में भी बेटियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है अब। इसलिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो हमारी बेटियों को लाभ मिल रहा है आगे भी ऐसे लाभ मिलता रहे, समाज में हमारे बेटियों को बहुत अच्छी नज़र से देखें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। जहां ट्रेनें, फ्लाइट्स लेट हैं तो वहीं सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने और अनावश्यक घर से ना निकलने की सलाह दी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भीषण सर्दी के साथ कपकपी वाली ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। सुबह होते ही चारों तरफ घना कोहरा छा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइट्स भी अपने तय वक्त पर उड़ान नहीं भर पा रही हैं। सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो गया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी है। अयोध्या, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ समेत 33 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे। शुक्रवार सुबह मथुरा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं गाजियाबाद में बूंदाबांदी हुई, जिससे मथुरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तो वहीं आगरा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद कम है। अगले कुछ दिनों तक यूपी में शीतलहर का असर बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें और ठंड व कोहरे से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।